Good morning everyone. Welcome in ABESIT गाजियाबाद जिसका कोड है 290 और आपका प्रोग्राम है बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर। मैं सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर अंचला और मैं आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ाऊँगी। बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में आप कुछ बेसिक साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। कुछ तो आपके बेसिक साइंस के कोर्स हैं, कुछ आपकी जो ब्रांच है, जैसे किसी के पास सीएस है, कोई आईटी से है, किसी के पास ईसी है, तो उससे रिलेटेड बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो जो बेसिक साइंस के कोर्स होते हैं उनमें से एक इंजीनियरिंग फिजिक्स एक इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जैसे फिजिक्स को आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसकी कुछ इम्पोर्टेंस कि डेली लाइफ में इसका कितनी यूजफुल है, ये उसको कुछ आप समझते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें कि बीटेक क्या है, बीटेक एक आपका बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग है। और इंजीनियरिंग का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी मशीन को बनाना या किसी डिवाइस को डेवलप करना। अब कोई भी मशीन जब बनाई जाती है या कोई डिवाइस डेवलप की जाती है तो वो किसी ना किसी लॉ पे डिपेंड करती है, या ये हम कहें कि वो मशीन किसी लॉ पर वर्क कर रही है। तो उन सब लॉज की स्टडी हम कहाँ करते हैं? इंजीनियरिंग फिजिक्स में। क्योंकि आपको पूरे 4 साल पढ़ने के बाद बेसिकली क्या करना है कि किसी को कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई मशीन को डेवलप करेगा, कोई डिवाइस बनाएगा, तो उन सबको बनाने के लिए आपको बेसिक लॉज जानने बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसीलिए बीटेक में आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो आपका इम्पोर्टेंट तो है ही और साथ में ये बहुत आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें 2 पॉइंट्स जानने बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पर हम बेसिकली 2 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट आता है आपका कोर्स का, आता है आपका सिलेबस ऑफ कोर्स, सिलेबस ऑफ कोर्स। दूसरा पॉइंट आता है आपका इवैल्यूएशन स्कीम, इवैल्यूएशन स्कीम। देखो, जब भी हम आपको एक कोर्स पढ़ रहे हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उस कोर्स का सिलेबस क्या है, या हम उस कोर्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, क्या क्या हम उसमें स्टडी करने जा रहे हैं। तो सिलेबस जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, सभी के माइंड में ये रहता है कि हमारा एग्ज़ाम कैसे होंगे, कितने मार्क्स का हमारा पेपर होगा, तो वो सब आता है आपका इवैल्यूएशन स्कीम में। तो ये दोनों ही पॉइंट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं अपना, जो है सिलेबस ऑफ कोर्स। सिलेबस आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स का, पहले इंजीनियरिंग फिजिक्स, मैं इसका कोड आपको बता देती हूँ, पर लिखा हुआ भी है KAS101T। जो इंजीनियरिंग फिजिक्स है उसको 5 यूनिट्स में डिवाइड कर लिया गया है। पहले में हम यूनिट्स के नाम आपको बता देते हैं। यूनिट फर्स्ट है आपके रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। सेकेंड यूनिट है आपकी, को ये है आपकी यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड यूनिट है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थियरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थियरी। इसी तरीके से आपकी थर्ड यूनिट आती है, आपकी यूनिट थर्ड क्वांटम मैकेनिक्स। यूनिट 4 है आपकी वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। लास्ट यूनिट आती है आपकी यूनिट फिफ्थ फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेज़र। अब इस तरीके से आपकी 5 यूनिट्स हो गई हैं। ये आपकी इंजीनियरिंग फिजिक्स को 5 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है।
जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, ये टॉपिक आपके लिए कुछ नया है, क्योंकि इससे पहले आप क्लास 12 तक क्लासिकल फिजिक्स और जिसको आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हैं उसको पढ़ते हुए आए हैं। उसमें आप बेसिकली न्यूटन्स के लॉज पढ़ते थे और न्यूटन्स के लॉज से ड्राइव होने वाले फॉर्मूलाज को स्टडी किया है। बट जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के कंपैरेबल हो जाती है तो उस ऑब्जेक्ट के कुछ पैरामीटर्स जैसे लेंथ, मास, मोमेंटम एंड एनर्जी, उसमें कुछ चेंज आ जाता है। वो उसमें कैसे चेंज आता है, कितना चेंज आता है, तो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो उन सब की स्टडी हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में करेंगे। ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, क्योंकि नया टॉपिक है, काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा आपको, काफ़ी कुछ नया सीखेंगे इस टॉपिक से आप। सेकेंड यूनिट है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थियरी। अब जैसे इस यूनिट के नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से मिलकर बनी है, जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इस यूनिट में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की दूसरी प्रॉपर्टीज भी स्टडी करेंगे, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्री स्पेस में बिहेव कैसे होता है, उसकी एनर्जी क्या है, मोमेंटम क्या होता है, तो इन सब पैरामीटर्स की स्टडी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थियरी में करेंगे। थर्ड यूनिट आती है आपकी क्वांटम मैकेनिक्स। इस यूनिट में आप कुछ प्रॉब्लम्स को क्वांटम मैकेनिकली सॉल्व करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि जो लाइट है वो एक वेव नेचर रखती है। क्यों रखती है वेव नेचर? क्योंकि वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन फिनोमिनन को शो करती है। बट लाइट जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी शो करती है। पर ये जो फिनोमिनन है ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको क्लासिकल फिजिक्स की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इनको एक्सप्लेन करने में क्लासिकल फिजिक्स फेल हो जाती है। जब क्लासिकल फिजिक्स वहाँ पर फेल हो गई तो इन दोनों फिनोमिनन को स्टडी करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स की नीड हुई, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग लाइट स्मॉल पैकेट्स या क्वांटा जिसे कहते हैं उनसे मिलकर बनी है, जिसे हम फोटोन कहते हैं। इसका ये मतलब होता है कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर रखती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो लाइट है वो वेव नेचर भी रखती है एज वेल एज पार्टिकल नेचर भी रखती है। इसी को बोलते हैं वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। तो इस यूनिट में आप इसके आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे कि पार्टिकल इन ए बॉक्स, वेव फंक्शन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जैसी कुछ प्रॉब्लम्स को क्वांटम मैकेनिकली सॉल्व करेंगे। जो यूनिट आपकी फोर्थ है वो वेव ऑप्टिक्स है। इस यूनिट में आप बेसिकली टू फिनोमिना को स्टडी करेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड दूसरा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोनों ही आपने 12th में पढ़ रखे हैं, कुछ समझते हैं, फर्दर हम इसको स्टडी करेंगे। अब लास्ट यूनिट जो है आपकी, इसका नाम है फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेज़र। इस यूनिट को आप 2 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपका फाइबर ऑप्टिक्स एंड सेकेंड पार्ट लेज़र। अब आप ये देख रहे हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है आपका फाइबर ऑप्टिक्स, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, फर्स्ट फाइबर एंड सेकेंड ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट एंड फाइबर का मीनिंग होता है बहुत थिन कॉर्ड। का ये मतलब हुआ कि जो लाइट का प्रोपोगेशन है थ्रू ए थिन कॉर्ड। आजकल बहुत जगह लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए ऑप्टिकल फाइबर की कॉर्ड यूज की जा रही है, क्योंकि इसमें जो एनर्जी है लाइट की उसका वेस्ट बहुत कम होता है। या ये हम कहें कि जो इनपुट लाइट गई है, इनपुट एनर्जी है, और जो आउटपुट एनर्जी मिलती है वो लगभग इक्वल होती है, उन दोनों में डिफरेंस बहुत कम होता है। इसी तरीके से फाइबर ऑप्टिक्स के मैनी फील्ड्स में एप्लीकेशंस हैं। फाइबर ऑप्टिक्स का बेस क्या है? वो बेसिकली TIR
इट मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर वर्क करता है। इन सब की स्टडी जो है आप इस यूनिट में करेंगे। जो इसका सेकंड पार्ट है जिसका नाम है लेज़र। लेज़र को का नाम आपने सबने सुन रखा है, बट ये एक एक्रोनियम वर्ड है किसका? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका जो बेसिक फिनोमेना है वो यही है कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसको आप इस यूनिट में स्टडी करेंगे, साथ में लेज़र की एप्लीकेशंस को समझेंगे। कुछ एप्लीकेशंस आप जानते भी हैं लेज़र की, जैसे आजकल घरों में भी या सब लोग लेज़र लाइट, लेज़र टॉर्च यूज कर रहे हैं। और मेडिकल साइंस में तो इसके बहुत एप्लीकेशंस हैं, जैसे जो सर्जरी हैं, आई सर्जरी है, टीथ सर्जरी है, इवन किडनी स्टोन की सर्जरी भी लेज़र यूज किया जाता है। इस तरीके से करके आपकी ये 5 यूनिट्स हो जाती हैं। 1 बाय 1 करके आप 5 यूनिट्स को स्टडी करेंगे। इस यूनिट्स में ऐसा नहीं है कि किसी एक या 2 यूनिट्स को ही आपको पढ़ना है, 5 यूनिट्स को आपको पढ़ना है। सबकी अपनी इम्पोर्टेंस है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई यूनिट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई कम इम्पोर्टेंट है। आपको थोरोली 5 यूनिट्स अच्छे से पढ़नी है और समझनी है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो डिस्कस कर लेते हैं, वो है आपका इवैल्यूएशन स्कीम। इवैल्यूएशन देखो, जो इंजीनियरिंग फिजिक्स है, इंजीनियरिंग फिजिक्स में फिर से इसका कोड लिख रही हूँ, KAS101T। इसको यूनिवर्सिटी ने 200 मार्क्स प्रोवाइड किए हैं। इसका ये मतलब होता है कि जो आपका एग्ज़ाम है इंजीनियरिंग फिजिक्स का वो 200 मार्क्स का होगा। अब इस 200 मार्क्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक पार्ट आता है इसका प्रैक्टिकल, दूसरा पार्ट है इसका थियरी। इस थियरी को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक आपका एक्सटर्नल, दूसरा आपका आता है इंटरनल। ये जो थियरी है इसके लिए 150 मार्क्स प्रोवाइड किए गए हैं। जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल 100 मार्क्स एंड इंटरनल के लिए 50 मार्क्स दिए गए हैं। अभी एक्सटर्नल का क्या मीनिंग है? एक्सटर्नल का मतलब होता है कि सेमेस्टर के लास्ट में जो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता है उसे हम एक्सटर्नल मार्क्स कहते हैं। जैसे अभी तक 12th में आपका बोर्ड एग्ज़ाम होते आए हैं, इसी तरीके से बीटेक में सेमेस्टर के लास्ट में जो एग्ज़ाम होता है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जिसे बोलते हैं, वो आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है, जिसके लिए यूनिवर्सिटी ने 100 मार्क्स दिए हैं। अब ये जो इंटरनल है जिसके हमने लिखा है 50 मार्क्स, तो ये जो 50 मार्क्स हैं ये कोई एक पैरामीटर को मिलाकर नहीं बनते। इसमें आपके आती है अटेंडेंस, सेकंड पॉइंट आपका असाइनमेंट, थर्ड पॉइंट आता है आपका क्लास टेस्ट, फोर्थ पॉइंट आता है आपका सेशनल एग्ज़ाम। इन सब पॉइंट्स को मिलाकर बनता है आपका इंटरनल एग्ज़ाम। देखो, अगर क्लास आप रेगुलर कर रहे हैं तो आपकी ऑब्वियसली अटेंडेंस अच्छी होंगी। अगर आप क्लास रेगुलर करते हैं तो आप बेसिक असाइनमेंट भी अपने अच्छे से कर पाएंगे, टाइम पे सबमिट कर पाएंगे। उसी तरीके से जब असाइनमेंट आप करते हैं रेगुलरली तो आपके क्लास टेस्ट भी अच्छे से हो पाएंगे। ये तीनों आपके सही से हो जाते हैं तो ऑब्वियसली सेशनल एग्ज़ाम भी आप अच्छे से कर पाएंगे। अब ये सब मिलाकर बनता है आपका इंटरनल एग्ज़ाम। अगर इंटरनल एग्ज़ाम में आप अच्छे से कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप एक्सटर्नल एग्ज़ाम भी अच्छे से कर पाएंगे। अब दूसरा है आपका प्रैक्टिकल। इसी तरीके से प्रैक्टिकल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक्सटर्नल में और इंटरनल में। प्रैक्टिकल के लिए इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों के लिए 25 मार्क्स प्रोवाइड कराए गए हैं। कहने का मतलब है कि जो इंटरनल है और एक्सटर्नल प्रैक्टिकल है उन दोनों की बराबर इम्पोर्टेंस है।
इस तरीके से मिलके आपका और जो टोटल प्रैक्टिकल के मार्क्स हुए वो हैं आपके 50 मार्क्स। इस तरीके से टोटल मिलके आपके 200 मार्क्स हो जाते हैं, थियरी के 150 मार्क्स एंड प्रैक्टिकल के 50 मार्क्स। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि थियरी में ऐसा नहीं है कि जो इससे पहले हमने सिलेबस डिस्कस किया, सिलेबस में आपकी 5 यूनिट्स थी, उसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक या 2 यूनिट्स में से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, या हम कहें कि एक यूनिट्स में से कम आ रहा है दूसरी में से ज़्यादा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी यूनिट्स हैं उसमें से बराबर मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आपको पाँचों यूनिट्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, और समझना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट एक आपका ये इम्पोर्टेंट आ जाता है जिसको मैं बताऊंगी आपको, CO। CO का मतलब होता है कोर्स आउटकम। कोर्स आउटकम से यहाँ पर ये मतलब है कि आपने जो स्टडी पढ़ी या जो आप स्टडी कर रहे हैं उनका एक आउटकम होना चाहिए। आउटकम का मतलब ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा, रटा, एग्ज़ाम पास कर लिया, उसका कोई मीनिंग नहीं है। हमें पढ़ना है, समझना है और उसको अप्लाई करना सीखना है, क्योंकि बीटेक में सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपको अप्लाई करना आना चाहिए। क्योंकि जब आप पूरी इंजीनियरिंग करके पास आउट होके यहाँ से जाते हैं, जहाँ भी जाएंगे कोई डिवाइस बनाएंगे, सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, तो आपने जो स्टडी पढ़ी है उसको आपको अप्लाई करना है। तो आपको इस तरीके से अपनी स्टडी करनी है कि आप उसको अच्छे से समझ सकें, उसको अप्लाई करना सीख सकें, रट के छोड़ना नहीं है उसको, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आप यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।